दोस्तों, पहली बार नरेंद्र मोदी और अमित शाह की गणित लोकसभा में गड़बड़ा गई। पूरा कैलकुलेशन ही आज बिखर गया और पहली बार नरेंद्र मोदी का लाया हुआ बिल, बहुत इंपॉर्टेंट बिल, महिला आरक्षण बिल आज पास नहीं हो पाया। आप कह सकते हैं कि ना सिर्फ एनडीए के लिए, ना सिर्फ बीजेपी के लिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए ये इस नाजुक दौर में बड़ा सेटबैक, बिग सेटबैक। अब इस बिल को पास कराने के लिए मोदी को 2/3 बहुमत चाहिए था, 2/3 मेजॉरिटी चाहिए था। आज वोटिंग के समय 528 सांसद थे और मोदी को 2/3 बहुमत के हिसाब से 352 वोट चाहिए थे, 352 वोट चाहिए थे इस बिल को पास कराने के लिए। लेकिन बीजेपी को, एनडीए को 298 वोट ही मिल पाए। आप कह सकते हैं कि तकरीबन 54 वोटों की कमी रह गई। आप कह सकते हैं बड़ी गिनती है। उधर विपक्ष, ऐसा लग रहा था कि बिखर जाएगा, टीएमसी अलग चली जाएगी, हो सकता है डीएमके के दिमाग में कुछ रहे, लेकिन विपक्ष, समूचा विपक्ष एक हुआ, 230 वोट पड़े और कहीं ना कहीं एक मैसेज दिया मोदी को कि अपोजिशन आपको कहीं ना कहीं ट्रेल कर रहा है, चेस कर रहा है, कन्फ्रंट कर रहा है। उधर राहुल गांधी ने आज अपने भाषण में जहां मोदी जी को जादूगर कहा, बहुत कुछ कहा, बीजेपी तिलमिलाती रही। इस बिल को रोकने के बाद राहुल गांधी ने कहा कि दरअसल वो महिला बिल के विरोध में कतई नहीं, वो महिला बिल के पक्ष में है, लेकिन ये जो बिल अचानक मोदी लेकर आए, इसके पीछे बहुत गहरी साजिशें थीं और कहीं ना कहीं मोदी इस बिल की आड़ में संसद की सीटें बढ़ाने का खेल कर रहे थे, जिसकी कोई सूचना उन्होंने नहीं दी, जिसके बारे में कोई पॉलिटिकल पार्टियों की बैठक नहीं हुई, किसी तरह का कोई संकेत नहीं दिया। अचानक चुनाव के बीच ये बिल लेके आए। कहीं ना कहीं वो संविधान के साथ, मोदी संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहे थे, इसलिए हमने इस बिल को रोका है, संविधान को बचाने के लिए रोका है, ये राहुल गांधी ने कहा। महिला बिल नहीं है, ये हिंदुस्तान का राजनीतिक जो स्ट्रक्चर है, इलेक्टोरल स्ट्रक्चर है, उसको बदलने की कोशिश है, ये हमने रोक दिया है। और मोदी की जो चाल थी, मोदी जी का जो खेल था, उसकी कलई जो है प्रियंका गांधी ने भी खोली। ये बिल जिस तरह से सरकार ने पेश किया, उस तरह से उसका पारित होना नामुमकिन था, क्योंकि उन्होंने ही महिला आरक्षण को परसीमन से जोड़कर और पुराने वाले जनगणना से जोड़कर उन्होंने ये जो कदम उठाया, उसकी वजह से इसे डिफीट किया गया। अब जाहिर तौर पर जब ये बिल मोदी जी के आंखों के सामने, अमित शाह के आंखों के सामने सदन में गिर गया, तो गुजरात लॉबी तो बौखला गई और गुजरात लॉबी के जो बाकी, आप कह सकते हैं उनके चेले थे या मंत्री थे, उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया, बल्कि एक नैरेटिव सेट करना शुरू कर दिया कि चाहे राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, कांग्रेस हो, ये तो महिला विरोधी हैं, इसलिए उन्होंने बिल पास नहीं कराया। चाहे अखिलेश यादव हो या फिर डीएमके हो या फिर ममता बनर्जी हो, ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं और इन्होंने महिलाओं का विरोध किया, बहनों के साथ धोखा किया और भी बहुत कुछ कहा। ये फिर साबित हुआ कांग्रेस और इंडी सेक्शन ने जिस ढंग से फिर महिला बिल को गिराने का काम किया, ये देश की जनता और नारी शक्ति ने देखा और उनके चेहरे को भी देखा है। आने वाले दिनों में पाई की कीमत इन लोगों को चुकाना पड़ेगा। अब दोस्तों, यहाँ पर मेरा मानना है कि नरेंद्र मोदी अगर ये बिल वाकई अच्छी नीयत से लेकर आते तो बिल के साथ पूरा विपक्ष भी खड़ा था, सत्ता पक्ष तो था, यानी सारे सांसद महिला बिल के साथ खड़े थे। लेकिन मोदी जी गेम खेलने से बाज नहीं आते, कुछ ना कुछ खेल करते रहते हैं पर्दे के पीछे, और यहाँ भी मोदी एक गेम खेल रहे थे। 2-4 पॉइंट मैं आपके सामने रखता हूँ, आप मोदी का गेम समझ जाएंगे जो गोदी मीडिया आपको नहीं बताएगी। नंबर 1, ये बिल वो अचानक लेके आए। सोचिए, चुनाव चल रहा है, बंगाल में वोटिंग होनी है, तमिलनाडु में वोटिंग होनी है, चुनाव है इतना क्रूशल, उसके बीच में आप स्पेशल सेशन ला रहे हैं और महिला बिल के साथ आप उसमें परिसीमन भी जोड़ रहे हैं, उसमें संसद की सीटें बढ़ाने का भी आप खेल कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, ना आपने ऑल पार्टी मीटिंग करी, ना ही आपने विपक्ष को जो है कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस में लिया, किसी को संकेत नहीं दिया, अचानक आपने स्पेशल सेशन जो है वो बुला लिया पार्लियामेंट का और बिल लेके आ गए। जाहिर तौर पर विपक्ष कहीं ना कहीं संदेह तो करेगा, शक तो करेगा, और ये शक ज़रूरी भी है।
अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, दरअसल मोदी जी बंगाल की वोटिंग के पहले जो बिल लेकर आए, कहीं ना कहीं उनका जो निशाना था वो बंगाल में था, बंगाल में निशाना साध रहे थे। और बंगाल में जो आंकड़े हैं 60 से 70% और कहीं कहीं कुछ कंस्टिट्यूंसीज़ में 70 से 80% जो महिलाएं हैं, कुछ कंस्टिट्यूंसीज़ में कुछ सीट्स पर 60%, कुछ पे 55%, लेकिन बहुत सी सीटों पे 70% से ज़्यादा महिलाएं ममता बनर्जी को वोट देती। अब मोदी चाहते थे कि एक बार वो महिला बिल पास करा ले जाएं और उनके हाथ में बिल की ताकत आ जाए कि देखो मैं 33% महिलाओं को मैं सांसद बनाऊंगा, 33% महिलाओं का मैं आरक्षण दे रहा हूं संसद में। ये वो गेम खेलना चाह रहे थे और कहीं ना कहीं महिला वोटर्स को टारगेट कर रहे थे। वैसे भी बंगाल में टीएमसी और बीजेपी में 8-10% का जो फर्क है वोटों का, बहुत सी सीटों पर, कुछ वोट तो मोदी जी ने इलेक्शन कमीशन के थ्रू कवर कर लिए, एसआईआर के थ्रू, और कुछ वोट वो महिला को टारगेट करके कवर करना चाहते थे, लेकिन प्लान फेल हो गया। अब ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी अमित शाह को अपनी संख्या नहीं मालूम थी, उनको पता था कि उनके पास 293 उनके पास सांसद हैं और 2/3 बहुमत से ये बिल पास होगा। संख्या उनको मालूम थी कि तकरीबन 350 उनको वोट चाहिए, 350 सांसदों का समर्थन चाहिए। अब ऐसा लोग कहते हैं बीजेपी के अंदर कि अमित शाह और उनके जो चेले थे वो बातचीत कर रहे थे, उनको लगता था कि टीएमसी और कांग्रेस में जो टकराव है बंगाल वोट में, शायद टीएमसी टूटेगी, महिला बिल के नाम पे शायद ममता पसीजेंगी। एक तो ये, दूसरा उनको लगता था कि इतने राज्यों में जो चुनाव चल रहे हैं, बहुत से सांसद अपने अपने क्षेत्र में होंगे, वो आ ही नहीं पाएंगे, एक ये भी था। दूसरा उनको ये भी लग रहा था कि डीएमके को जिस तरह से वो गोल्डन ऑफर दे रहे थे अमित शाह कि हम आपकी 50% सीटें बढ़ा देंगे परिसीमन में, डिलिमिटेशन में, उनको लगा कि शायद डीएमके उनको वोट कर दे, शायद डीएमके उनके पास आ जाए। प्लस कुछ और पार्टियां थीं, शरद पवार की पार्टी थी, उद्धव ठाकरे की पार्टी थी, और भी कई पार्टियां थीं, नजर अखिलेश यादव पर भी थी, लेकिन कोई भी विपक्ष का सांसद, विपक्ष की पार्टी टूटी नहीं। समूचा विपक्ष एन ब्लॉक होकर मोदी के अगेंस्ट चला गया और यहां पर गुजरात लॉबी का दांव उल्टा पड़ गया। अब दोस्तों कहावत है कि अंगूर नहीं मिले तो खट्टे हैं, और जब ये बिल गिर गया, सदन में गिर गया, तो बौखलाई हुई बीजेपी ने और खासकर उनकी महिला सांसदों ने नारेबाजी शुरू कर दी संसद के बाहर निकलते ही, और नारेबाजी करी राहुल गांधी के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ, विपक्ष के खिलाफ कि जो समूचा विपक्ष है ये महिलाओं के साथ नहीं खड़ा, ये महिलाओं की तरक्की नहीं चाहता, ये महिला विरोधी है, इसीलिए इन्होंने बिल गिरा दिया, बिल के विरोध में किया। और ये जो नारेबाजी, मुझे ऐसा लगता है कि इसको एक नैरेटिव सेट करेगी बीजेपी, बंगाल में भी, तमिलनाडु में भी, कि ये जो पार्टियां हैं, टीएमसी है, कांग्रेस है, डीएमके है, समाजवादी पार्टी है, ये महिला विरोधी पार्टी है और इन्होंने इस वजह से वोट नहीं दिया। सुनिए जरा नारेबाजी सुनिए, जैसे ही बिल गिरा संसद के बाहर का नजारा देख लीजिए। अब दोस्तों जो बड़ा सवाल है कि अमित शाह जो मोदी के चाणक्य हैं वो गच्चा कैसे खा गए, उनका कैलकुलेशन कैसे गड़बड़ा गया। मोदी क्यों नहीं विपक्ष में से कुछ पार्टियों को तोड़ पाए, कम से कम वोट के लिए। सिर्फ जगन मोहन रेड्डी जो तटस्थ पार्टी वही उनके साथ आई, क्या कमी रह गई। और नंबर 2 सवाल कि मोदी की जो स्थिति है, आप देख ही रहे हैं, ईरान वॉर में उनकी स्थिति देख रहे हैं, आप देख रहे हैं महंगाई जिस कदर बढ़ रही है, आप ये भी देख रहे हैं कि विदेश नीति पूरी तरह फेल है, अर्थव्यवस्था पूरी तरह फेल है, एप्स्टीन फाइल जैसे तमाम विवाद हैं जिसमें कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी गिरते हुए दिख रहे हैं। और अगर ये महिला बिल गिरने के बाद विपक्ष की एकता दिख रही है, इंडिया अलायंस स्ट्रांग दिख रहा है, अगर ये चुनाव मोदी के हाथ से निकल गया, मतलब बंगाल में कुछ नहीं कर पाए, असम में थोड़ी सिचुएशन टाइट हो गई, तमिलनाडु केरल में जीतने की उम्मीद नहीं, तो फिर क्या मोदी और ज़्यादा वीक विकेट पे, कमज़ोर ज़मीन पर खड़े हुए दिखेंगे कुछ दिनों के बाद, कुछ हफ्तों के बाद जब नतीजे आएंगे? यही सवाल मैंने अभिषेक कुमार से किया, जो दिन भर बल्कि दिन नहीं, पिछले 2 दिन से संसद में जो बहस चल रही थी महिला बिल को लेकर, उस पर फोकस थे। सुनिए अभिषेक कुमार साहब को सुनिए। अभिषेक, आज आप सुबह से ही आप संसद पर पूरी तरह फोकस थे, लेकिन आखिर में मैं देख रहा हूं कि पहली बार बहुत बड़ा झटका नरेंद्र मोदी को लगा है, अमित शाह को लगा है, गुजरात लॉबी को लगा है।
क्या आपको लगता है कि अमित शाह का कैलकुलेशन, मोदी का कैलकुलेशन एकदम गलत निकला? उनको उम्मीद थी कि विपक्ष से कुछ वोट तोड़ लेंगे, लेकिन विपक्ष एक हुआ। इट्स अ बिग शॉक फॉर मिस्टर मोदी। दीपक जी, ये सिर्फ मोदी के लिए नहीं बल्कि ये पूरे एनडीए और भारतीय जनता पार्टी के लिए एक तरह से बड़ा सेटबैक है। मतलब नरेंद्र मोदी सरकार जब से सत्ता में आई है तब से किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि मोदी सरकार का बिल गिर जाएगा। कई बार ऐसा होता था कि बिल पास होता था, सुप्रीम कोर्ट में जाकर के असंवैधानिक घोषित हो जाता था, वो अलग बात है, जैसे एनजेएसी हुआ या इलेक्टोरल बॉन्ड हुआ। लेकिन सदन के अंदर मोदी सरकार की ऐसी फजीहत होगी कि 54 पायदान नीचे रह जाएगी ये सरकार और विपक्ष अपनी मंशा में कामयाब हो जाएगा। ये तो निश्चित तौर पर मोदी शाह का कैलकुलेशन नहीं था। ये तो साफ साफ देख रहे थे कि वोट बैंक पॉलिटिक्स के दबाव में विपक्ष के कुछ दल टूट जाएंगे, लेकिन विपक्ष ने अपना एजेंडा पहले सेट कर दिया। बहस जितनी लंबी खिंची, ये रीजनल इंबैलेंस और क्षेत्रीय असंतुलन को मुद्दा बनाते चले गए, और जो मुद्दा ये सेट करना चाहते थे लैंगिक आधार पर, जेंडर के बेसिस पर, वो मुद्दा रीजनल बेसिस पर सेट होता चला गया और सरकार यही मात खा गई है। अभिषेक भाई, चीज मैं और जानना आपसे चाह रहा था, क्योंकि आप तो देख ही रहे हो अंदर क्या हो रहा है संसद में। पीयूष गोयल, अमित शाह के बड़े खास जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं, उनको मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे कि बिल हम पास करा ले जाएंगे। किरेन रिजिजू, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर, उनको भी बड़ा भरोसा था कि विपक्ष के कई सांसद टूटेंगे, और मोदी जी और अमित शाह तो ये तोड़ते रहे, सेंधमारी करते ही रहे, पूरी की पूरी पार्टी तोड़ देते हैं, सरकार तोड़ देते हैं। इस बार क्या अमित शाह की गणित नहीं चली, या मोदी का ये एक बैड फेस है? मोदी की आजकल किस्मत खराब चल रही है, हर जगह से कहीं ना कहीं झटका मिल रहा है। क्या आपको लगता है कि पूरी तरह से अमित शाह और मोदी का जो कैलकुलेशन था फेल हुआ है? बिग सेटबैक फॉर मिस्टर अमित शाह। देखिए दीपक जी, ये विपक्ष को कहीं ना कहीं दबाव में लेने की कोशिश थी, और इनका पूरा गणित इसी पर टिका हुआ था कि दबाव में विपक्ष बिखर जाएगा और वोट बैंक पॉलिटिक्स के दायरे में कहीं ना कहीं विपक्ष सरकार के साथ कॉम्प्रोमाइज होता हुआ दिखेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। चुनावी राज्य है बंगाल, वहां इनकी नजर थी कि टीएमसी बिखर सकती है, टीएमसी वोट बैंक पॉलिटिक्स के दबाव में आ जाएगी। 8-9 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं, वहां इन्हें लगता था कि समाजवादी पार्टी बिखर जाएगी, वो भी नहीं हुआ। तमिलनाडु में, जहां नारीवादी आंदोलन की एक बड़ी परंपरा है, वहां भी चुनाव हो रहे हैं, वहां इन्हें आशंका थी, इनका कैलकुलेशन था कि वहां भी तमिलनाडु के अंदर के स्टालिन की पार्टी भले ही राज्य स्तर पर विरोध करे, लेकिन उनके सांसद वोट बैंक पॉलिटिक्स के दबाव में आ जाएंगे, वो भी नहीं हुआ। और हर जगह से घिरते चले गए। और तो और जो हिंदी भाषी राज्यों से कांग्रेस के एमपी है, या आम आदमी पार्टी के सांसद है, या फिर राष्ट्रीय जनता दल के एमपी हैं, जो विपक्ष के एमपी है, उनके बारे में भी इनको लग रहा था कि चूंकि इन राज्यों में सीटें बढ़नी है तो ये एमपी शायद पार्टी के विप को डिफाई कर दे, उसके उल्लंघन करते हुए सरकार के पक्ष में वोट दे दे। वो भी नहीं हुआ। ये मुद्दा जिस तरह से विपक्ष ने मजबूती से उठाया, उसी लाइन पर ये चले गए। जी अभिषेक, एक और इंपॉर्टेंट सवाल। जिस वक्त अमित शाह बोल रहे थे तो बीच में उन्होंने एक बड़ा गोल्डन ऑफर दिया, खासकर साउथ के स्टेट्स को, आंध्र प्रदेश को, तेलंगाना को, कर्नाटक को, तमिलनाडु को, केरल को, कि मैं इन राज्यों की सीटें 50-50% बढ़ा दूंगा, जो डिलिमिटेशन का मामला है। और ये गोल्डन ऑफर दिया, और उन्होंने कहा कि मैं 1 घंटे में, मुझे 1 घंटे की मोहलत दीजिए, मैं अभी अमेंडमेंट करके लाता हूं अपने मंत्रालय से, और मैं आपको ऑफर दे रहा हूं। अब ये गोल्डन ऑफर था, और मुझे तो लगा कि शायद हो सकता है अमित शाह का एक ट्रम्प कार्ड चल जाएगा। लेकिन साउथ के किसी भी स्टेट ने, डीएमके खासकर, बड़ी पार्टी है डीएमके, किसी ने भी अमित शाह पर एतबार नहीं किया। तो आपको क्या लगता है कि विपक्ष ने, और खासकर डीएमके जैसी पार्टी जिसको इतना बड़ा ऑफर मिल रहा था, सीटें बढ़ रही थी, अमित शाह की बात को क्यों ठुकरा दिया? दीपक जी, सरकार का एक इकबाल होता है, लोग भरोसा करते हैं, लेकिन मोदी सरकार का कम से कम भरोसे के मामले में बहुत रिकॉर्ड खराब है। बिल्कुल भरोसा ही नहीं है। ट्रंप की तरह। बिल्कुल, मैं आपको बताऊं, याद दिला दूं, किसान वाला जो बिल आया था, 3 विवादास्पद कृषि कानून, उसको मोदी जी ने कहा कि हम इसको वापस लेते हैं 13 महीने के बाद। तब भी किसान संगठन उठने के लिए तैयार नहीं थे।
आपको याद होगा एक आध मोर्चे खाली हो गए, लेकिन कई सारे मोर्चे ऐसे थे कि नहीं, जब तक संसद में वापस नहीं होगा इन पर हमें भरोसा नहीं है कि कब क्या कहेंगे। जब तक जी संसद में बिल वापस नहीं हुआ वो वापस नहीं हुए थे। ये स्थिति है इनके भरोसे की। इन्होंने नोटबंदी में क्या कहा था, 50 दिन दे दीजिए, देश के जिस चौराहे पे बुलाएंगे हम आ जाएंगे। वो चौराहा इस देश में कहीं बना भी है या नहीं बना है, ये जी देश की जनता के सामने एक मजाक बना हुआ है। तो कौन भरोसे भरोसा करेगा इनके ऊपर। क्या भरोसे कहा की था आप बता इन्होंने रहे चुनाव में, उत्तर प्रदेश में सिलेंडर मिलेगा होली में, और कहा कई हैं। जी राज्यों जी में जी बात कही थी, सिलेंडर मुफ्त पे मिला होली में और दिवाली में। अभिषेक, एक और सवाल आखिर में बड़ा इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से ये अनएक्सपेक्टेड ये बिल गिर गया, बड़ा झटका लगा, और मुझे लगता है 10-12 साल में ये एक बहुत मतलब गहरा आघात है नरेंद्र मोदी सरकार को। क्या आपको लगता है कि विदेश नीति फेल हो रही है? नरेंद्र मोदी की स्थिति जो है, अगर आप देखें, आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। ईरान वॉर में अगर आप देखें तो मोदी काफी एक्सपोज हुए, जिस तरह से वो इजराइल के साथ चले गए। अ, अब ये बिल भी गिर गया सदन में, सारा विपक्ष एक हो गया। ममता बनर्जी कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं, लेफ्ट जो है उधर कांग्रेस के खिलाफ चुनाव केरल में लड़ रहा है, सब लोग एक हो गए नरेंद्र मोदी की वजह से। अगर नरेंद्र मोदी बंगाल हार जाते हैं, तमिलनाडु में भी उनकी कोई इस वक़्त ताकत नहीं है, केरल में भी हार जाते हैं, सिर्फ घूम फिर के अगर थोड़ा बहुत उनको आसाम मिलता है। अगर ये जो 5 राज्यों के चुनाव हैं, इसमें मोदी की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती और ये जो बिल है, तो क्या मैं मानूँ आने वाला समय मोदी के लिए मुसीबत भरा है? देखिए, निश्चित तौर पर आने वाला समय तो मोदी के लिए मुसीबत भरा है ही, क्योंकि आपको याद होगा जनता ने इंडिया गठबंधन को 234 सीटें दी थी। उसमें से एक जी, सांसद पाला बदल के कांग्रेस में चले गए हैं, एक आध आज एब्सेंट थे अपने राज्यों में चुनाव की वजह से। तब भी 230 सीटें उन्हें मिली है, लेकिन इनकी संख्या कहां बढ़ी है। 293 सीटें जनता ने दी। और वाईएसआर जगन कांग्रेस मोहन इनके रेड्डी साथ के, है। हाँ, 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 जी, वो शुरू से इनके साथ है। वो संख्या कोई नई, वो नया नहीं है कि उनकी संख्या बढ़ गई है। वो जितने पे है, सरकार का एक नंबर गेम जनता के बीच में और विपक्षी दलों को भी दिख गया है कि ये नंबर गेम और ये अंतर कितने का है। 230 से 272 के बीच की दूरी कितनी है, ये विपक्षी जी, दलों को अब दिख गया है। तो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी के लिए जो घरेलू मोर्चे पर फेल्योर हो रहे हैं, वो जो विदेश नीति के मोर्चे पर फेल्योर हो रहे हैं, आर्थिक मोर्चे से लेकर बेरोजगारी के मोर्चे पर फेल है, जाति जनगणना और सामाजिक मुद्दे को साधने में सरकार फेल है। तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि नरेंद्र मोदी के लिए अब उपलब्धियों के तौर पर गिनाने के लिए कुछ नहीं बच रहा है। सवाल तो यह है कि अब कौन सा मुंह लेकर के ये लोग उत्तर प्रदेश के चुनाव में जाएंगे। ये कैलकुलेटेड गेम जी। था, ये कैलकुलेटेड रिस्क था, और उसमें मोदी सरकार विफल हुई है। कैलकुलेटेड गेम मोदी खेल रहे थे, और उस गेम में कहीं न कहीं उनका जो असेसमेंट था, उनकी जो प्लानिंग थी, वो फेल हुई, और महिला आरक्षण बिल, संविधान संशोधन 131वां, वो पूरा का पूरा बिल गिर गया, और एक बड़ा सेटबैक, एक पॉलिटिकल सेटबैक है नरेंद्र मोदी के लिए। और जो वो सोच रहे थे कि महिला आरक्षण बिल के साथ-साथ वो डिलिमिटेशन भी कर देंगे, ऐसा हो नहीं पाया। और सबसे बड़ी बात जो दोस्तों निकलती है कि समूचा विपक्ष, चाहे वो टीएमसी के सांसद हों या कुछ और पार्टियां हों, जिसको लेकर तमाम शरद पवार की पार्टी है, उद्धव ठाकरे की पार्टी है, या फिर आम आदमी पार्टी के कुछ सांसद हैं, ऐसा लग रहा था कि कहीं सब के सब बिखरेंगे और एक रास्ता निकलेगा। और हो सकता है कि नरेंद्र मोदी हमेशा की तरह कोई मास्टर स्ट्रोक खेल के, कोई छल करके, कोई गेम खेल के, कोई जादू करके फिर से जीत जाएं। ऐसा नहीं हुआ। पहली बार इन 12 वर्षों में मोदी की गणित गड़बड़ाई है, और ये अच्छे संकेत नहीं है, अभिषेक कह रहे हैं। जिस जिस तरह से चारों तरफ से मोदी फंसे हुए हैं, इट्स नॉट अ गुड साइन फॉर मिस्टर मोदी। एक शुरुआत हो सकती है उनके पतन की, ऐसा भी हो सकता है। खैर, हमें देखना पड़ेगा कि जो 5 राज्य हैं उसमें क्या उनकी स्थिति रहती है, क्या वो बंगाल में फाइट दे पाते हैं, असम रिटेन कर पाते हैं, ये भी हमें देखना होगा। अभिषेक भाई, आप आए और आपने हमें बहुत सी अंदर की जानकारी दी। सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू सो मच।